नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका गाइड ओजांक और सभी ओजांकियन का इस्तकबाल करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं आज के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न में। आज का सेमिनार कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण है, जहां मैं आपको अभी तक जो इसकी समस्याएं हैं उसके समाधान के बारे में आपसे मैं पूरी तरह से डिस्कस करूंगा। राइट दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सभी ओजांकियंस का। और कल के सेमिनार में भी आप मेरे साथ थे और कल हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ पर डिस्कस किया। उससे पहले मैंने नोट्स मेकिंग पर डिस्कस किया। जो लोग ये वीडियो नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लेलिस्ट में जाए। जैसे कई बच्चों ने मुझसे कहा, आज सुबह भी मुझे मैसेज किया कि सर अखबार पढ़ने का तरीका बता दीजिए। मैंने आपको पहले बता रखा है, मैंने कई तरीके से अखबार पढ़ने के तरीके बता रखे हैं। उस प्रश्न को बार बार पूछने से वो चीज़ें बदल नहीं जाती हैं। आपको चैनल पे वीडियोस लगातार देखते रहने चाहिए। चैनल को इसीलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं हमेशा जब भी मेरी कोई क्लास होती है वो हमेशा आपके प्रश्नों पर होती है। अब इस बीच मेरे पास एक बहुत बार ये जो है प्रश्न आया और उसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज मैं एक लॉजिकल सेमिनार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, लॉजिकल बेस पे। क्योंकि सिर्फ कह देने से कि इन दोनों में प्रश्नों में क्या आपका उत्तर हो सकता है, आपका मन संतुष्ट नहीं होगा जब तक कि आपको मेरी आदत आपको पता है। मैं उस चीज के पीछे जो लॉजिक है वो आपको देने आता हूं, उसके पीछे मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूं, मैं एविडेंस देता हूं कि ये चीज क्यों की जानी चाहिए। और जब आप उसको अपनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं और आप लोग जो मुझे मैसेज करते हैं उससे मुझे बहुत ही एक आनंद प्राप्त होता है। तो सभी ओजांकियंस, जैसा कि एक हमारा नियम है, आप ये जानते हैं अच्छी तरीके से कि हम लोग अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि आज हमें अपने सेमिनार में जो चीज़ें बताई जाएंगी हम उसका निचोड़ निकाल कर बाहर कर देंगे। तो क्या सभी ओजांकियंस तैयार हैं आज के सेमिनार के लिए? मुझे बताएं। यस सर, वी आर रेडी। क्या सभी आप लोग तैयार हैं? यस। क्या पेन और पेपर आपके पास हैं? तो मैं इस क्लास को शुरू करता हूं और इस क्लास में लॉजिक जो है वो आपको बताता हूं कि इस क्लास का हमें निचोड़ कैसे निकालना है और आपका बहुत समय कैसे बचेगा। और इस क्लास का एक उद्देश्य है कि जो बहुत बड़ी गलतियां हमारा स्टूडेंट करता है, कई बार वो एनसीईआरटी को बहुत हल्के में ले लेता है। उसको एक बताया जाता है एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है बेसिक पढ़ने के लिए, और वो इतनी बड़ी गलती कर देता है कि उसका एक साल तक का समय, मैंने बच्चों को देखा है, उनसे मिला, वो इतना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं जिसको वो अपनी तैयारी में लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये गलती आप ना करें। कई बार हम सही रास्ते पर चलने के बजाय गलत रास्ते पर अपनी ऊर्जा लगा देते हैं। हम बहुत ही स्वप्न दृष्टा होते हैं, हम बहुत अच्छे सपने देखते हैं, लेकिन गलत रास्तों पर जब हम उस अपनी ऊर्जा को लगा देते हैं तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते और जीवन भर का एक पछतावा हमारे साथ लगा रहता है। आप कोई गलती ना करें। आप एनर्जेटिक हैं, आप स्वप्न दृष्टा हैं, आप सपने देखते हैं, आपके अंदर क्षमता है लबासना पहुंचने की, लेकिन सवाल यह है कि लबासना का सही रास्ता और उस रास्ते में आने वाले जो पड़ाव हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ओजांक का लगातार इस मंच पर यही काम है कि वो आपको इन जानकारियों से अवगत कराता रहे ताकि आप भविष्य में कोई गलती ना करें। क्लियर है दोस्तों? तो चलिए, आज का एक बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा बच्चों ने ये क्वेश्चन किया। आज का यह है कि क्या नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी। मेरे सेमिनार का आज जो टॉपिक है, नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी। क्या इस तरह के किसी प्रश्न का सामना या इस तरह की किसी भी चीज का सामना आपको करना पड़ा है? मुझे हां या ना में उत्तर दें कि हां सर, इस तरह का डायलेमा, इस तरह का संशय हमेशा हमारे सामने रहा है और मैंने अगर कई लोगों से राय ली है तो उस राय में मुझे अलग अलग राय मिली है कि आप एनसीईआरटी पुरानी पढ़ें या एनसीईआरटी नई पढ़ें, और मैं डिसीजन नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना है। क्या सचमुच इस तरह के किसी भी डायलेमा का आपको सामना करना पड़ा? यस या नो मुझे बताएं। आपके प्रश्नों के उत्तर जो, अगर आप मेरे साथ इस जो है वो सेमिनार में रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आपने जो क्वेश्चन पूछा है पटेल, वो मैं आपको इसका उत्तर अभी इस क्लास के लास्ट में दूंगा।
क्या इस तरह के प्रश्नों का सामना करना पड़ा है? जो लोग तैयारी में हैं, जो लोग अभी सपने देख रहे हैं, जो लोग जो है वो पुरवाई का हवा का मजा लेते हुए कि मैं आईएएस बनूंगा, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। जो इस संजीदा तैयारी में इसकी हीट को जो है महसूस करने लगे हैं और जिससे भी राय ली है, इंटरनेट पर गए हैं, वहां पर आपको सीधे सीधे दो स्पष्ट विभाजन देखने को मिले हैं। और नतीजा क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगा कि यह प्रश्न सुनने में तो बड़ा छोटा है, आपको लगेगा इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन अभी आपको दिक्कत जो समझ में आएगी वो आपको बहुत गहरी समझ में आएगी। क्लियर है? जी हां, आगे हम लोग चलते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। जरा एक बार एनसीईआरटी का साइज देख लो। ये ज्योग्राफी की बुक्स हैं केवल, ठीक है, 6ठी से 12वीं तक की ज्योग्राफी की बुक्स हैं। जरा ध्यान से देखना, वजन अच्छा खासा है यार, ठीक है, अच्छा खासा वजन है। देखो ये समकालीन भारत, ये देखो ज्योग्राफी की किताब, देखो इतने भारी भरकम देख रहे हैं आप। ये खाली नई वाली एनसीईआरटी, ये जो है वो ज्योग्राफी के लिए है। अभी मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। ये अच्छा खासा जो अभी थोड़ी देर अगर पकड़ने के उठाना पड़े तो हाथ में दर्द हो जाएगा, ये इतने ज्यादा पन्ने हैं, ठीक है। ये 52 से ज्यादा टोटल एनसीईआरटीज आपको अध्ययन करना पड़ता है। केवल नई की बात कर रहा हूं, पुरानी की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं। आप अंदाजा लगा के देखिए, अगर जरा सी भी आपसे गलती हो जाए तो अंदाजा लगाइए कि इतनी मोटी, इतनी किताबें पढ़ना, उसमें नोट्स बनाना, उसको याद करना। और ऐसी अभी जो है वो अभी पॉलिटी बची हुई है, अभी हिस्ट्री बची, हिस्ट्री तो इससे ज्यादा है, और जो है वो आपकी साइंस और इकोनॉमी बची हुई है। इसके बाद सोशल साइंस की बुक्स अलग पढ़नी है, वर्ड जो है वो पॉलिटिक्स की बुक अलग पढ़नी है। आप अंदाजा लगा के देखिए कितना समय आपका इसमें लग जाता है। और अगर इतनी ही आप पुरानी भी पढ़ने पर बैठ जाएंगे तो अब आप देखिए आपके साथ क्या होगा और कितना समय आपको लगाना पड़ेगा। क्या वाकई में एनसीईआरटी जैसे टॉपिक्स के लिए इतना समय देना आपके लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि जो कीमत आप इवेल्युएट नहीं करते हैं, जो नहीं लगाते, वो आपके समय की कीमत है। आप तैयारी में रहे, दिल्ली में रहे, आपने 2 साल वहां समय बर्बाद कर दिया, आप देखिए लाखों लाखों रुपए आपका नष्ट हो जाता है। और मात्र कुछ पैसे की चीजों के लिए आप लाखों रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको बिजनेस सेंस क्या है, आप इसके बारे में सोचना और विचारना शुरू कर दिया। यह है आपकी छोटी सी एनसीईआरटी। मैं इसी का समाधान देने आया हूं कि यह भैया एक सैंपल है। मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ रहा है हमेशा, इस पे डोमिनेंस, तो ये मैं आपको उसके बारे में इसके दर्शन करा रहा हूं। अंदाजा लगाइए कि मैं सारी एनसीईआरटी अगर रख दूंगा एक के ऊपर एक, तो ये गट्ठर आपका तैयार होगा, उठाने में भी दिक्कत होगी। और ये पढ़ने में जो इतने आसानी से कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लेना, एनसीईआरटी बेस बनाने के लिए बड़ा अच्छा है। जब वो एक के ऊपर एक रख के देखोगे तो सोचोगे कहां से शुरू करूं, खत्म ये कभी होगी या नहीं होगी, ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है। तो इसका मतलब है मेरे पास चॉइस एक ही है, या तो नई या तो पुरानी। क्लियर हो गया? या तो मैं नई पढ़ रहा हूं भाई, या तो मैं नई पढ़ लूंगा। कितना समय लगाऊंगा? पंचवर्षीय योजना तो सरकार खत्म कर चुकी है, नीति आयोग को लेकर आई, हम अभी 5 साल तैयारी करेंगे। और या तो मैं पुरानी पढ़ूं, एक ही पढ़ पाऊंगा, चॉइस मेरे पास एक है। ये दोनों में जो है सर्वशक्तिमान नहीं हूं, ठीक है, कि मैं शक्तिमान की तरह जो घूमता हुआ आया और सारी किताबें चाटता हुआ चला गया, ये संभव नहीं है, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में तुम गंगाधारी हो, शक्तिमान अभी बनने में बड़ा टाइम लगना है। तो इसका सीधा सा मतलब मैं या तो नई पढ़ूं या मैं पुरानी पढ़ूं। अब लॉजिक होना चाहिए कि मैं नई पढ़ूं या पुरानी पढ़ूं, यह लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए। और प्रश्नों के आधार पर जो प्रश्न आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं और मुझे उसमें कितना समय देना चाहिए, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से यह प्रश्न आपके दिमाग में कुलबुला रहा होगा और अब मैं उजांग आपको इसका जवाब देने जा रहा हूं कि क्या है। आपने यह अंदाजा लगा लिया, इकट्ठे देख लिया इसको, किताबों को, ये इतनी भारी हैं कि इनको भी थोड़ी देर हाथ में पकड़ा दूंगा तो हाथ में दर्द होने लगेगा। चलिए, अब सवाल है आज का जो मेरा आर्गुमेंट है, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। हम पुरानी एनसीईआरटी पढ़ें या नई एनसीईआरटी पढ़ें, इसके पीछे जो लॉजिक है वो आपसे बात करना मेरा बहुत जरूरी है। राइट अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं एनसीईआरटी क्यों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो एनसीईआरटी के लिए हम इतनी बात कर रहे हैं, वाई एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्यों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपको पता है। अब मैं इसका एक एक करके जवाब देता हूं। एनसीईआरटी की किताब का जब आप पहला पन्ना खोलेंगे तो आपको इसमें इसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है, एनसीईआरटी इस पुस्तक की रचना के लिए बनाई गई पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति के परिश्रम के लिए कृतज्ञता व्यक्त करती है। परिषद सामाजिक विज्ञान सलाहकार समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर हरि वासुदेवन और इस पाठ्य पुस्तक के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर एमएच कुरैशी की भी विशेष आभारी है। इस पाठ्य पुस्तक के निर्माण में कई शिक्षकों ने योगदान दिया, ध्यान रखिएगा। इस योगदान को संभव बनाने के लिए हम उनके प्राचार्यों के आभारी
हैं और हम मानव विकास जो हमारा एमएचआरडी होता है उसके गाइडलाइंस के अनुरूप हमने इस पुस्तक को तैयार किया है। आगे इनकी लंबी सारणी दी हुई है। इसका एक सीधा सा मतलब है जो आपको समझ में आएगा, जैसे आप देखेंगे जब सेकंड पेज पे आएंगे कि इसको किसने तैयार किया। ठीक है, ये सभी चाहे वो अध्यक्ष रहे हरि वासुदेवन, कुरैशी सर, ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के रहे, कलकत्ता विश्वविद्यालय के जया, पूनम बिहारी, सरोज शर्मा, सुदेशना भट्टाचार्य और जितने भी लोग हैं यहां पर, ये तनु मलिक, इन सब का जो है ये सभी अपने अपने क्षेत्र के लीजेंड है। अपने अपने क्षेत्रों में इनके अध्ययन अध्यापन का बहुत लंबा अनुभव रहा है, उनकी टीचिंग एक्सपीरियंस रही है। क्यों मैं ये बात बता रहा हूं, ये समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है ये किसी एक लेखक की पुस्तक नहीं है। इसमें जो हमारी शिक्षा की गाइडलाइन है वो भी आपको गाइडलाइन समझाऊंगा कि क्यों यह महत्वपूर्ण है। उस गाइडलाइन के अनुरूप इसमें विद्वानों के एक पूरी समिति बनी, कमेटी बनती है, उस पर डिस्कशन होता है कि किस स्कूल के लिए, किस क्लास के लिए क्या डिस्कशन दिया जाना चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, और इसके लिए बाकायदा सरकार शिक्षा नीति यानी एजुकेशन पॉलिसी को ड्रॉ करती है, वो सामने लेकर आती है और उसी के अनुरूप इस पे क्या होता है, विद्वान अपने अपने क्षेत्रों के इस पर कार्य करते हैं। यानी ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे प्रमाणिक माना जा सकता है, जिसे एविडेंशियल जो है वो तरीके से माना जा सकता है। यानी ये जो राष्ट्रीय शिक्षा है उसके पाठ्यक्रम के अनुरूप ये आपको बात करती है और ये अपने उद्देश्य को, अपने जो पर्पस है उसको पूरा करती है। इंटेलेक्चुअलिटी यानी बौद्धिकता को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रयास माना जाता है। ऐसा मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के सामने से खोलकर एविडेंस के साथ दिखा दिया। इसका मतलब है ये प्रमाणिक एक ऐसा पाठ्यक्रम है, एक प्रमाणिक ऐसी पुस्तक है जो हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाती। इसीलिए एनसीईआरटी आपकी बौद्धिकता, डाटा रटने के लिए नहीं, फिर यहां पर अपनी बौद्धिकता, इंटेलेक्चुअलिटी के डेवलपमेंट के क्रमिक रूप में जाने के लिए आपकी एनसीईआरटी बहुत आवश्यक होती है। और उसमें शिक्षा जगत के जो प्रमुख लोग होते हैं उनका इनपुट, उनके जीवन भर का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो इसमें अंदर डाला जाता है और इसके पीछे सरकार की गाइडलाइंस भी होती हैं। इसका मतलब है जब यूपीएससी या अगर मैं पीसीएस दोनों की बात करूं, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीसीएस के सिलेबस बदल दिए गए हैं स्टेट एग्जाम्स के, इसलिए मेरी बात, जो लोग यूपी पीसीएस, बीपीएससी ये सब एग्जाम दे रहे हैं, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने और समझें। यूपीएससी या स्टेट एग्जाम्स अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, ये बौद्धिकता के एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। और अगर इसके लिए वो चाहते हैं कि आपको ज्ञान कहां से प्राप्त हो, आप नॉलेज लेकर ही तो एग्जाम दे सकते हो। तो अभी यूपीएससी ने कोई भी अपना जो है वो पाठ्यक्रम ऐसा नहीं दिया, कोई ऐसी बुक को रिकमेंड नहीं किया है। यूनिवर्सिटी की बुक्स रिकमेंड होती हैं, लेकिन ये जो आपके जो सिविल सेवा होती, चाहे राज्य हो चाहे वो केंद्रीय हो, इसमें वो कोई भी बुक्स को रिकमेंड नहीं करते हैं। अब ऐसी कंडीशन में वो क्वेश्चन कहां से पूछेंगे, उनका अपना माइंडसेट होता है एनसीईआरटीज आर द बेस्ट। ये जो है एनसीईआरटीज जो होती हैं वो चूंकि इसमें बौद्धिकता के विकास की एक परिकल्पना रखी गई, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कि इंटेलेक्चुअलिटी फ्रेमवर्क कैसे रखा गया है, तो वो इसको अपना बेस बना लेती हैं कि स्टूडेंट ने इसको पढ़ा होगा, अपना इंटेलेक्चुअल बेस तैयार किया होगा और इस तैयार के बाद अब यहां से मुझे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, चाहे वो भूगोल हो, चाहे इतिहास हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो। ये पहला लॉजिक है, ठीक है, क्योंकि इनके लिए चाहे यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, कोई भी बुक रिकमेंड नहीं होती है कि फलाना पब्लिकेशन की पढ़ लेना काम चल जाएगा, नहीं। तो एनसीईआरटी इसका मतलब है कॉमन डोमेन हमें प्रिपेयर करके देता है। कॉमन डोमेन, चाहे आप महाराष्ट्र से हो, चाहे बंगाल से हो, चाहे आप जो है वो तमिलनाडु से हो, कहीं से भी हो, एक कॉमन फ्रेम मुझे देता है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि वो इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स के बारे में बात करता है जो कि इन एग्जाम्स की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, सबसे बड़ी जरूरत है कि वो आपको कंपटीशन में इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स यानी बौद्धिकता की परीक्षा वो आपसे लेना चाहते हैं और अभी मैं आपको इसका प्रूफ दे दूंगा। सो दैट्स व्हाई ये समझ में आया कि एनसीईआरटीज जो होती हैं वो यहां पर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगर आप अपना क्रमिक विकास, अभी आप बिगिनर हैं या आपके अंदर एक क्षमता, एक आग है कि मुझे अपनी इंटेलेक्चुअलिटी को डेवलप करना है, मुझे चीजें कैसे होती हैं, कैसे विकसित हुई हैं, विकास के किस क्रम में गई हैं, इनका जो क्रॉनिकोलॉजिकल सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, वो मुझे समझना है, रटना नहीं है। यहां दो चीज हैं, यहां समझना है। समझने में और रटने में क्या अंतर होता है यह समझ लो। रटने का मतलब होता है कि मैंने एक पकी पकाई चीज पकड़ ली, अगर यूपीएससी ने उसमें कुछ घुमा दिया, मेरी औकात से बाहर की चीज है, क्योंकि मैंने तो एक फैक्ट रटा था,
बौद्धिकता क्या होती है? बौद्धिकता जिस सांचे में डालो उसमें ढल जाती। अच्छा, मैंने दो कॉन्सेप्ट को मिलाया, इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया, मेरा काम हो गया। तो बौद्धिकता क्या होती है? वो समय, जरूरत, दबाव के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट्स को बदल लेती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, इसको हम लोग बौद्धिकता कहते हैं। और अभी मैं आपको ये एनसीईआरटी के एविडेंस के हिसाब से, भारतीय शिक्षा नीति के एविडेंस के हिसाब से आपको दिखाऊंगा कि यही रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, और जितने भी स्टेट एग्जाम्स के बच्चे इसको दे रहे हैं। बड़ी ध्यान से मेरी इस आर्गुमेंट को समझने की कोशिश करना, तो आपको समझ में आएगी एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। अब सवाल फिर वही आ गया, नई पढ़ें या पुरानी पढ़ें? चलिए, इसका भी मैं आपको जवाब देने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से मेरी अगली प्रेजेंटेशन को सुनना और समझना। यह एनसीईआरटी का पहला पन्ना, कितने लोगों ने इसको पढ़ा है आज तक? ईमानदारी से बताओ। यह रहा हिंदी में और यह रहा इंग्लिश में, ठीक है, दोनों बुक्स में यह दिया हुआ है। मुझे बताओ कि यह कितने लोगों ने आज तक, पहला पन्ना होता है, यह देखो, ठीक है, ये देखो, ये पहला पन्ना है ये, ठीक है। अब ये मुझे बताओ कितने लोगों ने आज तक इसको पढ़ा है ध्यान से? तो मैं इसको हटा दूं तो मुझे इसके पॉइंट्स बता दो, क्या क्या इसके अंदर लिखा। इसी में ही सब कुछ छुपा हुआ है, जिसको आप स्किप कर जाते हो सीधे पढ़ो, अरे चलो आज हम जो है पृथ्वी के अंतरतम की संरचना पढ़ते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ पढ़ेंगे, पहला टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर जो लिखा है वही प्रीफेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। याद है मैंने जब बुक पढ़ने का तरीका बताया था, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, हाउ टू रीड अ बुक, एक किताब कैसे पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मैंने बताया था इंडेक्स और प्रीफेस पढ़ना भी बुक रीडिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, क्योंकि प्रार्थकन यानी आमुख जो होता है वो पूरी किताब का निचोड़ होता है। याद था मैंने आपको नियम बताया था, जिन स्टूडेंट ने उसको फॉलो किया वो उन्होंने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने खाली सुन के एक कान से और दूसरे कान के छेद से निकाल दिया होगा, आज निकालते रहो, कल तुम्हारा जो होगा वो तुम जानते हो बहुत अच्छी तरीके से। मैं इसके बारे में बात करता हूं। बाप रे बाप, इतने नहीं, इतने नहीं, इतने नहीं, तो फिर मेरी उस सेमिनार का फायदा क्या हुआ जो मैंने बुक पढ़ने का तरीका बताया था? लानत है ऐसे स्टूडेंट पे, लानत है। लानत इसलिए कह रहा हूं, आज टीचर की डांट सुन लो। मैंने हमेशा कहा 3 लोगों की डांट को आशीर्वाद मानना, माता पिता, गुरु और सन्यासी या संत किया जो है वो डांट को। लानत भेज रहा हूं तुम पे कि इतना जो है मेहनत करके सेमिनार बनाया था, 2 मेथड बताए थे किताब पढ़ने के, और उसमें मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप जो है वो प्रीफेस और इंडेक्स जरूर पढ़ना। इसमें राइटर की जो माइंड फ्लो होता है वो पता चल जाता है, नहीं तो कल जो ये लानत जिंदगी में तुम्हें मिलेगी ना, उसको कहीं संभाल नहीं पाओगे। जब किसी दूसरे के घर में सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर डालने जाओगे और या किताबों की दुकान पर या चाय का जो है ठेला लगाकर चाय बेचोगे, तब पता चलेगा कि जिंदगी का ये महत्वपूर्ण समय बर्बाद करने का कीमत तुम्हें क्या आगे देखने को मिलेगी। आज जिंदगी से मजे ले लो, कल जिंदगी तुमसे जब मजे लेगी तब जो है उसकी कैलकुलेशन बड़ी भारी पड़ने वाली है। संभल जाओ, कम से कम कोई इतनी मेहनत कर रहा है, तुम्हारी उंगली पकड़ रहा है, तो कम से कम उंगली छुड़ा के भागो तो नहीं। राइट, बहुत ध्यान से सुनना, मैं पढ़ के बताता हूं। यही सब कुछ, ये चेहरा है तुम्हारा, ये बताता है कि माइंडसेट क्या है। अब जरा मेरे इस बात को ध्यान से समझना। ये कहता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, इंग्लिश में बता दूंगा, जो हमारा नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क है, 2005 के हिसाब से इसको डेवलप किया गया था, गाइडलाइंस दी गई थी। कहता है, क्या कहता है, जरा ध्यान से सुनो। और मैं तुम्हें सारा यूपीएससी का मैंने बता दिया, यूपीएससी एक कॉमन डोमेन लेगा और कॉमन डोमेन उसके लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस रहेगा, ठीक है। तो यहां पर एनसीईआरटी जो है वो कॉमन डोमेन हो गया, सभी के लिए बराबर हो गया, चाहे आप किसी भी राज्य में हो, चाहे आप किसी भी तरह के बोर्ड को एग्जाम को फॉलो करते हो, एक कॉमन ट्रेट में वो आपको एग्जाम ले सकता है। अब एग्जाम में वो पूछेगा क्या, ये समझ लो। एनसीईआरटी सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, इंग्लिश में पढ़ के सुना देता हूं जो इंग्लिश मीडियम के होंगे। The National Curriculum Framework NCF 2005 recommends that the children's life at a school must be linked to their life outside the school. What is the meaning of this? पढ़ा तो होगा, समझो। कहता है कि जो बच्चों का स्कूल यानी कि जो आपको एकेडमिक्स दी जा रही है, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, दैट इज नोन एज अप्लाइड पार्ट। यहीं से तुम्हें यूपीएससी के पेपर पूछने का पैटर्न आज मैं क्लियर कर दूंगा। यूपीएससी का एग्जामिनर इसी डाटा से कैसा क्वेश्चन बनाता है उसका माइंड आज रीड कर लोगे। वो कहता है कि जो है वो नॉलेज जो कैसी होनी चाहिए, वो अप्लाइड नॉलेज यानी प्रयोगात्मक ज्ञान होना चाहिए। ये वीडियो सभी लोग ध्यान से सीखे समझे। यूपीएससी को जो आप कहते हो ना बहुत ही अजीबोगरीब है, तोड़ ले जाओगे, एग्जामिनर का माइंड पकड़ लोगे। वो कह रहा है कि पढ़ तो लेते, किताब थी, पढ़ा नहीं तुमने आज तक। आज जितने लोग ये देख रहे हैं अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करना, जम के शेयर करना कि देख भाई किताब थी, हमने इसका मतलब नहीं समझा था, हमसे गलती हो रही थी, हम पकड़ ही नहीं पा रहे थे यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछेगा। कहता है अप्लाइड नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अप्लाइड का मतलब होता है व्यवहार में लेकर आना। इसका क्या मतलब होता है? व्यवहार में लेकर आना।
जितने भी बच्चे मुझे मेरे ईडब्ल्यूएस बैच के या कॉन्सेप्टर बैच के, एनसीईआरटी बैच के मुझे अगर सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा कि मैं उनकी लाइफ से जोड़कर पढ़ाता हूं। उसके पीछे लॉजिक है, इसके पीछे मेरा एक अध्ययन है। आपने देखा होगा जितने भी एग्जांपल, जब मुझे जो है सन स्पॉट्स पढ़ाना तो मैंने पिंपल्स पढ़ाए थे कि पिंपल्स का कॉन्सेप्ट और सन स्पॉट के कॉन्सेप्ट में क्या क्लैरिटी होती है। तुरंत मैंने कारगिल वॉर में होने वाली घटना के साथ उसी साइंस को जोड़ दिया ताकि आप कभी भी ना भूलें उसको। उसका सबसे बड़ा मतलब होता है कि हमारे व्यवहार, हमारी लाइफ में ये कैसे आता है। दैट मींस इफ आई नो एनीथिंग, आई नो द कॉन्सेप्ट, अगर मुझे किसी अवधारणा के बारे में पता है तो मैं उसको जीवन के हर हिस्से में प्रयोग करने की क्षमता रखता हूं। यही बौद्धिकता यानी इंटेलेक्चुअलिटी होती है। आई नो, आई कैन यूज इट, ठीक है, आई कैन यूज इट। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि व्यवहार में लेकर आना। अब कहता है कि हमने ये जो फ्रेमवर्क चेंज किया, ध्यान से देखो इसको, कहता है यह सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, कि अप्लाइड नॉलेज चाहिए। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा वो अप्लाइड पूछूंगा। यूपीएससी वाला कहता है मुझे इसके लाइफ में इसके प्रयोग चाहिए और मैं आपको 10 एग्जांपल से, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से प्रूव करूंगा आपको। कहता है यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है। किताबी ज्ञान का मतलब रट्टाफाई, बैठ के रटते रहो। कहता है किताबी ज्ञान की उस विरासत के बिल्कुल विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए। व्हाट डू यू मीन बाय स्कूल और घर? कि एग्जाम में रट के चले आए, जीवन में उसका कोई प्रयोग नहीं है। घर इज व्हाट अबाउट लाइफ। जैसे तुम पढ़कर आए, पानी को बचाना चाहिए, रट लिया, पानी को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए। घर में आपके पानी बह रहा है, टोटी जो टपक रही है नल, और आप उसको अपनी लाइफ में यूज ही नहीं कर पा रहे हो। मम्मी ने गैस जला के छोड़ दिया, गैस जली हुई है, घर में पंखा, और हमें बताया गया है कि हम पढ़ रहे हैं उसमें कि ऊर्जा की बचत करनी चाहिए। ऊर्जा राष्ट्र के संपूर्ण जो है महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। तो ये कहता है कि आप अपने जीवन में उसको प्रयोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। यही आपके एजुकेशन का मेथड है। आपको क्यों पढ़ाया लिखाया जा रहा है? एजुकेशन और लिटरेसी में यही सबसे बड़ा अंतर होता है। शिक्षा और साक्षरता के बीच का अंतर यही होता है। जो साक्षर है वो शिक्षित है, ये जरूरी थोड़े ना है भाई मेरे। मैं पढ़ा लिखा हूं लेकिन मैं बिजली बर्बाद कर रहा हूं, सब कुछ अपना बर्बाद कर रहा हूं। जो शिक्षित होता है वो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को तय करता है। यह बात आप समझ लेना बहुत महत्वपूर्ण तरीके से, ठीक है। कहता है कि अंतराल बनाए नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा पर आधारित। अब नई राष्ट्रीय, यह है सबसे इंपॉर्टेंट, यानी इस समय सरकार किसको सपोर्ट कर रही है? इस लाइन को सपोर्ट कर रही है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, न्यू जो स्ट्रक्चर है हमारी एजुकेशन का, दिस इज द थिंग। अब यहीं पर नई और पुरानी एनसीईआरटी का मैं अंतर आपको क्लियर कर दूंगा। आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। कहता है कि यानी कि जो नया फ्रेमवर्क है, न्यू फ्रेमवर्क, ये हमारा न्यू फ्रेमवर्क है, ये कहता है कि आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, अप्लाइड नॉलेज को, ट्रेड्स को आगे ले जाने का प्रयास ही इस एनसीईआरटी, क्या कहता है, इस एनसीईआरटी का मेन जो है वो पर्पस है। आज तुम्हें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कहता है? अब ये वाली जो लाइन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, मन करे लिख लेना। कहता है इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस यही समझ लो, सारा काम खत्म हो गया। यूपीएससी का जो रहस्य पकड़ लिया। खुद एनसीईआरटी का जो नया पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा नीति कहती है, और यही शिक्षा नीति का पालन कौन करेगा? यूपीएससी भी आपकी क्या है? एक सरकारी संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। तो यह कहता है कि जानकारी को रट लेना, मगअप कर लेना, ठीक है, जस को उठा के घोट लेना। कह रहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, सीधे सीधे लिखा है। इस प्रवृत्ति का, इस टेंडेंसी का हम अपोज करते हैं। वी आर अपोजिंग द मग अप द डाटाज। हम इसको अपोज करें, इस जो है टेंडेंसी को। यानी कि हम ये चाहते हैं कि डाटा मत रटो। जो पूछो ना फैक्ट क्या होता है, सर चंद्रमा कितनी दूर है, सर वो सूर्य का जो है वो कितनी जो है दूरी है, सर वो क्या है, वो कहता है वी डोंट नीड डाटा। ये यूपीएससी ने क्लियर कर दिया। वी डोंट नीड डाटा, वी नीड इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स। ये अंतर आप समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आशा है कि यह कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, इसके अनुरूप हमें यहां तक ले जाने का काम करेगी। अगला कहता है कि इस प्रयत्न की सफलता भी इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के टीचर, ये हमारी टीचर्स की जिम्मेदारी बनती है कि स्टूडेंट को हम पुश करें कि थिंक ओरिजिनल, थिंक इंटेलेक्चुअल, थिंक मल्टीडिसिप्लिनरी, जो है वो आप बहुआयामी सोचो, क्रिएटिव सोचो, और बच्चों की कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने के दौर का अनुभव पर विचार करने का हमें अवसर देते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, इसको एक बार जरूर पढ़ना, ठीक है। और ये कहता है कि आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, अप्लाइड पार्ट होना चाहिए। और पूरा जो ये एम्फेसिस है वो बार बार नई पाठ्यक्रम चर्चा के अनुरूप है।
अब हमें यह पता है कि यह हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, हमारी शिक्षा नीति है। सरकार की जो संस्थाएं हैं वो ये कहेंगी कि हम इसी के अनुरूप परीक्षा लेंगे। ये नई एनसीईआरटी से, न्यू एनसीईआरटी से मैंने निकाला है, न्यू एनसीईआरटी है, ये न्यू एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये नई शिक्षा नीति के अनुरूप। अब सवाल मुझे आप ये बताओ कि भारत की शिक्षा नीति के अनुरूप, भारत की नई पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुरूप जो पुस्तक बनाई गई है, उसमें भारत की जो ये संवैधानिक यूपीएससी जो संस्था है वो परीक्षा वहां से लेगी या नहीं लेगी? उसी के अनुरूप तो जाएगी, क्योंकि इसी में उद्देश्य बता दिया गया कि इन किताबों का बेसिक पर्पस क्या है। तो पहली बात, अगर वो ये चाहती है कि ये कॉमन डोमेन में आप पढ़ाई करें, ये किताबें आप तक उपलब्ध हैं, ठीक है, तो इन किताबों को पढ़कर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तभी वो आपके इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स को जो है वो पकड़ेगा, उसको देखेगा। उसमें एग्जाम में वो ये अप्लाइड पार्ट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछेगा। प्रूव हो गया, ठीक है, कि मुझे हर चीज को अप्लाइड पार्ट के साथ लेकर जाना है, मुझे रटना नहीं है। सीधे सीधे मना कर देना है कि रटने की प्रवृत्ति का हम लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, सीधे सीधे इसका अपोज करते हैं। यानी मुझे रटना नहीं है, मुझे बिटवीन द लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बीटीएल, बिटवीन द लाइन जाकर, यानी कि रेखाओं के बीच में इसके उद्देश्य को पढ़ना है, इसकी इंटेलेक्चुअलिटी को पढ़ना है और अपना इंटेलेक्चुअल विकास करना है। लेकिन अब यहीं से तय हो गया कि मुझे नई एनसीईआरटी पढ़नी है या पुरानी एनसीईआरटी। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो एक विषय है, यह कॉपीराइट का विषय है। मान लो आपने कहा कि सर पुरानी एनसीईआरटी बहुत अच्छी है। फॉर एग्जांपल, आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी की। यूपीएससी में आपसे क्या उम्मीद की जाती है? आप समाज में शुचिता, ईमानदारी, अपनी सेवा भावना, इन सब को लेकर चलोगे। 2 डीएम अभी आपने देखा, एक त्रिपुरा में और एक छत्तीसगढ़ में, इन्होंने किसी को थप्पड़ तक मार दिया और देखिए कितनी बड़ी बात हो गई पूरे देश में, कितनी बड़ी बात हो गई। तो इसका मकसद क्या है ये जरा समझो। एक विषय होता है कॉपीराइट इशू। अब जैसे जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जरा ध्यान से समझना, आपसे उम्मीद की जाती है, आपको शपथ दिलाई जाती है जब आप आईपीएस बनते, आईएएस बनते, कि आप ईमानदारी से अपनी ड्यूटीज को पूरी करेंगे। और सिर्फ ड्यूटीज नहीं पूरी करेंगे, आप इस समाज का आदर्श हैं। आज आखिर उस डीएम के खिलाफ क्यों एक्शन लिया गया? आप मुझे बताइए, क्यों एक्शन लिया गया? वो जाकर शादी बंद कर, बिल्कुल सही है, लेकिन उनसे कहा कि आपने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, आपने सबको जो डांटा, डंडे लगवाए। आप एक आदर्श है इस समाज का, आप डीएम है, आप जिले के प्रथम नागरिक माने जाते हैं, आपके व्यवहार को लोग देखते हैं और कॉपी करते हैं। आप हीरो हैं और विलन भी हैं, दोनों हैं। तो आप अपने व्यवहार को, जब आपको पढ़ाया जाता है, सत्यनिष्ठा, उच्चता के साथ बना के रखिए, हाईली इंटीग्रेट करके रखिए, अपने अंदर जो है वो ईमानदारी लेकर आइए। तो कल जब 50 लोग आपके व्यवहार को देखेंगे तो हिंसा समाज में बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्योंकि आप लीडर हैं, आप नेतृत्व करता है, आप समाज में पब्लिक सर्विस का वो चेहरा है जो सुशासन की व्यवस्था करने जा रहा है, गुड गवर्नेंस की बात करने जा रहा है। आप अंदर से क्या है ये बात अलग है, लेकिन ये आदर्श है जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। जब आप इस सेवा में जाते हैं, शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है, ये उम्मीद की जाती है। और अब सवाल ये है कि आप पुरानी एनसीईआरटी कहां से पाओगे? फोटोकॉपी कराओगे? फोटोकॉपी, क्योंकि सरकार तो नए पाठ्यक्रम के हिसाब से छाप रही है। सरकार लीगली कोई छापे, क्योंकि वो क्या कह रही है, उसको ये थोड़े ना पता था तुम इसको पढ़ के आईएएस बनना चाहते हो। वो तो कह रही है कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पढ़ें, और आप जो है वो उसमें हम उनको रटाना नहीं चाहते, उनकी व्यवहारिकता बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए इसमें ढेर सारे, आगे चलकर देखा होगा, कार्टून दिए गए हैं, फोटोज दी गई हैं, ठीक है, कलरफुल बनाया गया है, आपने देखा, इसमें रंगीन किया गया, इसमें सोचने वाले प्रश्न डाले गए हैं कि यू हैव टू थिंक, कि उसमें आप सोच के देखो। अब आप पुरानी एनसीईआरटी कहां से प्राप्त करोगे? आप फोटोकॉपी कराओगे। क्या फोटोकॉपी कराना लीगल है? अगर आप कॉपीराइट एक्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हो, क्या कॉपीराइट कराना लीगल है? हां ना में जवाब दो। क्या कॉपीराइट कराना लीगल है? नहीं ना? ठीक है, इसके पीछे आपकी कार्रवाई हो सकती है, आपकी ऐसी तैसी हो सकती है। सो यहां पर इसका मतलब है आप एक ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहां आपसे ईमानदारी, जहां आपसे व्यवहार की उच्चता, आपसे इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की आपसे जो है वो उम्मीद की जाती है, और आप अपनी तैयारी को एक इलीगल बेस से शायद शुरुआत कर रहे हो। आप करते हो, इस आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन कॉपीराइट कराना लीगल नहीं है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसमें आप उसकी रॉयल्टी का नाम, उसका बेस का नाम, वो कहता है कि आप ओरिजिनल लो, क्योंकि सरकार इसके पीछे अपने रेवेन्यू को भी जनरेट करती है। सो यहां आपको ये बारीकियां समझनी पड़ेगी। अब आप अंदाजा लगाओ, क्या जो यूपीएससी के प्रश्न हैं, क्या यूपीएससी के जो प्रश्न हैं वो किसी भी हालत में, यूपीएससी के जो प्रश्न है वो किसी भी हालत में एक इलीगल सोर्स से आ सकते हैं, जो कि वो पब्लिक डोमेन में डाल रहा है, जो आपके बीच में कॉमन ट्रेड्स के अंदर ला रहा है, क्या वो किसी इलीगल सोर्स को
से बेस बनाते हुए वो आपकी बौद्धिकता की जांच कर सकता है। लॉजिकली तुम खुद सोच के देखो, जो भारत की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, जो देश के टॉप मोस्ट ब्रेन को इकट्ठा करती है, ब्यूरोक्रेट्स को तैयार करती है, उनकी परीक्षा लेती है, क्या वो किसी इलीगल सोर्स से, यानी कि जो अभी मार्केट में नहीं है, जो चलन में नहीं है, भारतीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के अनुरूप नहीं है, क्या वहां से वो सोर्स ले सकती है? आपको आपका जवाब मिल गया होगा, मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? और आपको लगता होगा अरे क्या दिक्कत है, तो जो लोग ये क्या दिक्कत है, जब हम कहते हैं अरे वो फलनवा आईएएस बहुत भ्रष्टाचारी था, ये हमारे ही समाज से निकल कर गया है। जिसने मनरेगा का पैसा उन गरीबों की जगह अपनी जेब में डालना पसंद किया, एनएचआरएम का पैसा डालना, या जो है वो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी जेब में डालना, वो कोई और नहीं था, हमारे आपके बीच से निकला हुआ वही एक लड़का था जिसको सही और गलत के बीच का फर्क नहीं पता था, तो उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा, उनकी कोई परवाह भी नहीं करता वो। मुझे तो ऐसे जुनूनी लोग चाहिए जिनके अंदर ये हो कि मुझे अपने देश की तकदीर को बदलना है। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगता होगा, अरे सर बड़ा आइडियोलॉजिकल बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा इतिहास गवाह है कि ऐसे लोग हमेशा हमारे बीच मौजूद रहे हैं, मौजूद रहेंगे। सवाल यह है कि देश की गति किन लोगों के साथ चल रही है। जब बुरे लोग डोमिनेंट होते हैं तो हम क्या होता है, भीख मांग रहे होते हैं, हम ऑक्सीजन मांग रहे होते हैं, हम घर मांग रहे होते हैं, हम पैसा मांग रहे होते हैं। और जब यही हिंदुस्तान अपने इन्हीं लोगों के साथ तैयार खड़ा हो जाता है तो हम पूरी दुनिया को निर्यात कर रहे होते हैं। तो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। हमें भिखारी बनना है, हमें राजा बनना है, ये कोई सरकारें तय नहीं करेंगी, ये हम लोग तय करेंगे, ये बात याद रखिएगा। चले अब ओल्ड एनसीईआरटी। तो ओल्ड एनसीईआरटीज में जैसे कई लोग चलन में, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा, अगर हिस्ट्री विस्ट्री आपके पास पुरानी उपलब्ध है, या आपके भैया चाचा ताऊ मामा फूफा जिन्होंने कभी यूपीएससी की तैयारी की है, तो बेसिकली आप इसमें पढ़ सकते हो, क्योंकि कभी पुराने पे बिपिन चंद्रा, ठीक है, अर्जुन देव और श्री राम शर्मा जैसे लोग लिखा करते थे। लेकिन अब मैं इसलिए नहीं, क्योंकि इनकी बुकें प्राइवेट फॉर्म में उपलब्ध हैं। ठीक है, विपिन चंद्रा की किताब आपको, विपिन चंद्रा पहले लिखा करते थे, ठीक है, सतीश चंद्रा लिखा करते थे एनसीईआरटी पे, अर्जुन देव लिखा करते थे। क्योंकि हिस्ट्री क्या है, काफी हद तक फैक्चुअल है, काफी हद तक फैक्चुअल है, तो हम हिस्ट्री के साथ क्या करेंगे, हम हिस्ट्री के साथ जो है वो हम यहां पर इसके साथ अगर पुरानी मिल जाती है तो। लेकिन जो मैंने क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखी है, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें फैक्ट्स बहुत थे, और ये किताबें मार्केट में प्राइवेट प्रिंटर्स के पास अवेलेबल है। अर्जुन देव की भी किताब सभ्यता का विकास आ चुकी है, जो है डॉक्टर शर्मा की भी बुक आ चुकी है। विपिन चंद्र आपको पता ही है कि वो जो है वो उनकी इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, वो भी सतीश चंद्र वो भी जो है वो लगातार जो है वो उसके बारे में लिख रहे हैं। हेलो, कौन? चलिए, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर आप नहीं पढ़ें, जो क्वेश्चन का ट्रेड अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो नए पाठ्यक्रम के अनुरूप ही जो है ये पूछा जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन, हम लोग करते हैं। तो इसमें नई एनसीईआरटी जो अभी आजकल आपने देखा होगा कल्चरल बेस पे, हमारे समाज के बेस पे इस तरह के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। सो जस्ट गो ऑन, इस पे हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं। अब ओल्ड ज्योग्राफी पढ़े या नई ज्योग्राफी, तो मेरे ख्याल से लगता है कि दैट इज अ न्यू ज्योग्राफी इज फ्रूटफुल फॉर यू। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, जो नई ज्योग्राफी है वो हमारी शिक्षा नीति के अनुरूप है। शिक्षा नीति के अनुरूप होने की वजह से उसमें हमें क्या होता है कि हमें पता चलता है कि यूपीएससी जो डोमेन में अवेलेबल है वो कॉपीराइट मटेरियल नहीं लेगा आपसे। वो ये कहता है कि इसमें चूंकि प्रश्न क्या है, इसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स पे फोकस किया गया है, ये डाटा पे नहीं। अब जैसे ओल्ड एनसीईआरटी की मैं अगर बात करूं, तो जब ओल्ड एनसीईआरटी आपके पास होगा तो आपने देखा होगा पहले महाद्वीप भूगोल बहुत आते थे, अफ्रीका, संसाधनों का महाद्वीप किताब आती थी, फिर यूरोप के बारे में आता था, फिर जो है अमेरिका के बारे में, एशिया के बारे में। तो जो पुरानी वाली ज्योग्राफी, उसमें साथ एक दिक्कत क्या है कि वो बहुत ज्यादा महाद्वीपीय भूगोल, इसे हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो है अभी भी कई किताबों ने उसको कॉपी करके बना दिया है, महाद्वीपीय यानी कॉन्टिनेंटल भूगोल पर बहुत ज्यादा फोकस था, महाद्वीपीय भूगोल पे बहुत ज्यादा फोकस था। लेकिन अभी क्या है, आपने देखा होगा जो नई अभी ट्रेंड जो आपका 2011 से जब से सीसैट आया है, जो नया ट्रेंड है वो काफी पजल बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है।
ठीक है, आपको इसमें सोर्स दिखा सकता हूं, 8वीं क्लास के सोर्स से डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पुरानी वाली अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें महाद्वीपीय कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस था, कॉन्टिनेंट्स को फोकस, वहां की नदियां, पठार, ये सब। आजकल पजल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने लगे हैं। आजकल जो है वो अप्लाइड यानी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के फोकस सबसे ज्यादा होने लगी है। जैसे आप 7th क्लास की नई वाली एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, और वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आए, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वहां से प्री में। तो ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, इससे कोई लेना देना नहीं, दोनों में आती है, आपको पता है, कॉमन किताबें हैं। ये वाला क्वेश्चन सबसे वाहियात और सबसे बेकार क्वेश्चन है। मानसिक दिवालियापन से बाहर निकलो और एक्चुअल चीजों पे बात करो, ठीक है। तो नई एनसीईआरटी में क्या है, नई एनसीईआरटी में जो आर्गुमेंट्स हैं वो अलग तरह के हैं, क्योंकि उस पुराने समय में एनवायरमेंट एक बड़ा कंसर्न नहीं था कि कौन बात करता था आज से 25-30 साल पहले की जो है दिल्ली में जो है वो वायु प्रदूषण है या पानी की कमी है या कोई चीज चोक। आज हमारे लिए जलवायु परिवर्तन एक प्रत्यक्ष कंसर्न है, यानी भूगोल के हर डायमेंशन को हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ पढ़ सकते हैं। ये बदलाव की अवस्था से हम लोग गुजर रहे हैं। आज हमारे पास बहुत से रिसोर्स स्कार्स हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो जो नई एनसीईआरटी है ये इन पर आपको अपना डायमेंशन जो है वो प्रस्तुत करती है। डन है। पॉलिटी में भी यही है। अब पॉलिटी में क्या है, आप देखिए कि हमारे जैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं में, हमारे लोकतंत्र में बहुत कुछ परिवर्तन आ चुका है 20-25 सालों में। 25-26 साल पहले अगर हम देखें, 2091 से पहले का समाज ही अलग था, समाज की जरूरतें बिल्कुल अलग थी। लोग जो है वो समाजवादी व्यवस्था में, लेकिन 1991 के बाद से उदारवाद हमने जो है वो लागू किया, हमारा समाज, हमारी पॉलिटी, हमारा जो है जीवन का हर दृश्य बदल चुका है। तो अब सवाल है कि अगर जीवन समाज का हर दृश्य बदलता चला जा रहा है, हर एस्पेक्ट्स चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है पॉलिटी भी उसी हिसाब से चेंज होगी। आज से 30 साल पहले इलेक्शन में इतना पैसा थोड़े ना आता था, इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था, इतना जो है सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था। अब आप देखिए आज सोशल मीडिया, चाहे अमेरिका का चुनाव हो चाहे भारत का चुनाव हो, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब कल देखिए कितना बड़ा बवाल हुआ कि जो है वो आपने देखा, हमारी जो आईटी मिनिस्ट्री उसने बुला लिया ट्विटर को, फेसबुक को, कि अगर इंडिया हेड नहीं होगा तो हम तुम्हारा अकाउंट ही सस्पेंड कर रहे हैं, इंडिया में काम नहीं कर पाओगे। ट्विटर को बैन किया। लेकिन आज से 30 साल पहले की किसी किताब में तुम ट्विटर, सोशल मीडिया के द्वारा जो है वो फेक न्यूज, ठीक है, पोस्ट ट्रुथ जैसे शब्दों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होगी। किस तरह से जन आकांक्षाओं को आज आपके पास अभिव्यक्ति के माध्यम है। आज से 30 साल पहले कोई यूट्यूब पे क्लास लेने के बारे में सोचता भी नहीं होगा। आज आप यहां कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, अपने विरोध को जता सकते हो, समर्थन कर सकते हो, और ये सब क्विक हो रहा है। आप पता नहीं इस समय कहां कहां बैठे हो, ठीक है, कहां कहां बैठे हो मुझे नहीं पता, आप देश के किस किस हिस्से में हो, और आप मुझसे जो है वो एक कम्युनिकेशन कर पा रहे हो। तो इसका मतलब है कि हमारा समाज, हमारी जो लोकतंत्र है, हमारा जो शासन के सभी हिस्से हैं, वो सभी लगातार बदलाव से गुजर रहे हैं। तो बदलती हुई चीज को पढ़ना है ना, पुरानी 30 साल पहले की चीजों के बारे में क्या बातें करनी है। आज हमारे संवैधानिक बदलाव कितने ज्यादा हो चुके हैं। आज से आप सोच के देखिए, 30 साल पहले राइट टू प्राइवेसी के बारे में कोई बात ही नहीं थी, लेकिन आज हमने, चाहे वो व्हाट्सएप की पॉलिसी हो, आज हुई है ना हमारे सामने। आज हमारे डाटा की पॉलिसी हो, डाटा जो है पब्लिक डोमेन में जा रहा है, फेसबुक का डाटा पब्लिक डोमेन में जा रहा है, तो हम राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार की बात कर रहे हैं। अब कितने समय तक तुम तो है जीने की स्वतंत्रता या बोलने की स्वतंत्रता जैसे पुराने क्वेश्चन पे अपना दिमाग लगाते रहोगे। वो कहेगा कि चला, जो चीजें बदल रही है उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव करके लेकर आओ। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से बदलती चीजों के हिसाब से खुद को बदलाव करते हुए पढ़ाई करनी है। जवाब मिल गया आपको, ठीक है, जवाब मिल गया। और इसीलिए मैं एनसीईआरटी का बैच लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इस तरह के मैं गुणे 5 कर दूं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कितना टाइम लगेगा। तो मैं एनसीईआरटी का बैच काफी टाइम के बाद, ठीक है, मैं लगभग 1.5 साल के गैप के बाद बच्चों ने कहा कि नहीं हमें आपके साथ जाना है। क्यों जाना है ये भी बहुत जरूरी है। पहली बात, जो एनसीईआरटी का मेरा बैच है वो मैं शुरू कर रहा हूं बहुत ही कम फीस में, एनसीईआरटी आंदोलन में, और 200 बच्चे जो हैं उनके लिए केवल ये फीस है। इसके बाद ये सीट अगर आज भर गई तो इसके बाद मैं फीस इसकी बढ़ा दूंगा, पहली बात। दूसरी बात, जो लोग अभी मेरे साथ पढ़ते हैं वो जानते हैं कि मैं LWMI, सबको अंदाजा हो गया होगा कि मैं LWMI बेस पढ़ाता हूं, ना कोई पीडीएफ ना कुछ LWMI बेस्ड नोट्स, सारा का सारा सब्जेक्ट में LWMI बेस्ड पढ़ाऊंगा, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन, जिसकी मैंने आपको एक झलक दे दी थी मेरे स्टूडेंट का, मैंने आपको नोट्स दिखा दिया था। इस तरह से अब आप नोट्स बनाएंगे और अपनी दीवारों पर चिपका देंगे, यानी अब हमें रटना नहीं है, क्लास के साथ साथ वो कवर होता चला जाएगा। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मेरे नोट्स हाईली करंट अपडेटेड होते हैं। अगर मेरा कोई स्टूडेंट जिसने अभी इकोनॉमी एनसीईआरटी की परसों की मेरी क्लास ली होगी, मैंने उसको बताया था एनसीईआरटी, मैंने एक शब्द के साथ एक कॉन्सेप्ट के साथ शुरू किया था, और उसी दिन मैंने जोड़ दिया था कि देश में ऑक्सीजन और जो इंजेक्शन की वैक्सीन
वैक्सीन की जो कमी हो रही है उसके पीछे सबसे मेन फंडा क्या है। तो मेरी क्लास में तो ये होता है कि अगर आज सुबह की न्यूज आई है, आज वो आपके साथ जाकर जुड़ जाएगी। आज अगर सुपर ब्लड मून की घटना है, बुद्ध पूर्णिमा है, तो आज के आज ही वो नोट्स में अपडेट, या कल तक जो है नोट्स में वो अपडेट हो जाएगा। तो यानी कि करंट अपडेटेड नोट्स जो होंगे वो एनसीईआरटी के साथ नहीं, ये करंट अपडेटेड नोट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे तुरंत के तुरंत। मेरी क्लास में जितने बच्चे, सबको पता है कि न्यूज़पेपर अगर पढ़ के नहीं आओगे तो डांट भयानक पड़नी है। तो नोट्स कैसे होंगे? LWMI होंगे, करंट अपडेटेड होंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि मैं BTL पर ही पूरी क्लास लेता हूं, बिटवीन द लाइन, यानी कॉन्सेप्ट्स। एनसीईआरटी बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन हां चलो लिखो, ये वाला जो है पैराग्राफ लिखा दिया ना, अंदर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर जैसे मैं अगर मेरे अपने ओजांकियन से पूछूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डिफिनेशन बता दो, तुरंत के तुरंत लिख देंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर शब्द एनसीईआरटी ने प्रयोग किया, लेकिन सर इसका अप्लाइड पार्ट क्या होता है, ये इकोनॉमी के लिए कैसे काम करता है, सिर्फ एक पंच लाइन में मार देंगे। और आपको पता होगा, अभी कोई मेरा अगर ओजांकियन होगा तो वो तुरंत के तुरंत क्या करेगा, टाइप करके भेज देगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, एक पंच लाइन मारेगा। इसको हम लोग बोलते हैं बिटवीन द लाइन। यानी एनसीईआरटी ने कोई शब्द दिया है, इसका सही अप्लाइड पार्ट, अब आपको समझ में आ गया होगा अप्लाइड पार्ट क्या होता है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट है, उसको हम लोग BTL बोलते हैं। दिस इज द बिटवीन द लाइन। तो ये मैं 9 जून से शुरू कर रहा हूं। कब से? 9 जून से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, बहुत से बच्चे जुड़ चुके हैं, इसके साथ एडमिशन ले चुके हैं। इसके बाद मैं फीस बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि इतनी कम फीस में कम से कम मेरे जैसा टीचर जो कम से कम 1.5 साल से इसको छोड़ चुका था, और क्योंकि बहुत टाइम और बहुत एनर्जी लगती है इतने एनसीईआरटी को LWMI कंपाइल करना, और जितने मेरे बच्चे जानते हैं कि मैं अपना नोट्स अपने हाथ से बनाता हूं। बहुत कम टीचर अपने नोट्स अपने PDF बना के और वो पावर पॉइंट पे देना, ये काम मेरा नहीं होता है। एक एक नोट्स, एक एक वर्ड मेरे हाथ से लिखे होते हैं, मेरे हाथ से, मेरी अपनी राइटिंग में, कोई टाइपिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप अंदाजा लगा के देखो कि ये भारी भरकम किताबें, इनको मैं कैसे खत्म करूंगा। 4 सब्जेक्ट को मैं कवर लेके चल रहा हूं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी। ठीक है, ये चारों सब्जेक्ट जो है मैं बेस लेकर चल रहा हूं, और यहां पर जो है वो ये आपका कोर्स यहां पर अवेलेबल है। डन है? तो इसके साथ भी आप पार्ट बन सकते हैं। 200 बच्चों के लिए फीस है, तो अगर आप काउंसलर को कॉल करते हैं, अपनी सीट बुक करा लेते हैं, दैट इज योर बेनिफिशियल। नहीं तो फीस बढ़ जाएगी, तो फिर मैसेज आता है कि सर वो फीस क्यों बढ़ा दी, वो फिर हम डील नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, अगला है जो अनाउंस में करने जा रहा हूं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि कल भी मैंने क्लास में कहा, और जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं, कि अब हम इंडिया की पहली IAS एकेडमी बन गए जिनके पास अपनी खुद की ऑडियो बुक है। खुद की ऑडियो बुक है, और ऑडियो बुक आने वाले भविष्य का एक एजुकेशन सिस्टम है। यानी आप अगर यात्रा कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो भी अब आप ओजांक जो ऑडियो बुक है प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और वो डाउनलोड करके आप मेरे लेक्चर्स, पूरे एनसीईआरटी का क्रक्स उसमें पड़ा हुआ है, उसमें तमाम मेंस का, इंग्लिश का, सब कुछ उसमें, करंट अफेयर्स पड़ा हुआ है, आप जाकर सुन सकते हैं। कल एक्चुअली इतने बच्चों ने एक साथ उसको डाउनलोडिंग पर लगा दिया कि वो सर्वर के ऊपर एक्सेस जो प्रेशर आ गया। तो ये एक सिंपल सी बात होती है, अचानक से कहीं भीड़ बढ़ जाती है तो आपने देखा होगा वहां पर धक्का मुक्की हो जाती है। लेकिन अब हमने रात भर काम किया, फिर से पूरी रात जगे, फिर से जो है वो पूरा काम किया, और अब उसको ठीक कर लिया है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि इतना ज्यादा आप लोगों का प्यार मिलेगा और इतना ज्यादा आप लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें सारी आपको सीरीज मिलेगी, एनसीईआरटी इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑडियो सीरीज, एनसीईआरटी ऑडियो सीरीज, इंग्लिश ग्रामर, डेली करंट अफेयर्स, इंडिया ईयर बुक जो भारत आती है, वो सब मैंने, राज्यों का भूगोल, ये सब कुछ मैंने जो है ऑडियो फॉर्म में, और ये सबके लिए फ्री है, निःशुल्क है, आपको जाके डाउनलोड करना। और मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का प्यार मिला। एक मेरे बच्चे ने मुझे कल मैसेज किया, आंखों में आंसू आ गए, कितना मेहनत। मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं। ये महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट है, ओंकार पवार। उन्होंने लिखा, सर मैं महाराष्ट्र से हूं, आज सुबह जब मैंने आपका मैसेज देखा कि ऑडियो बुक पूरी तरह से तैयार है, मैंने सुबह, मैं पूरी रात भर जगता रहा था, मैंने 5:30 बजे एक ऑडियो भेजा था कि आप लोग टेस्ट कर लें। तो सर बहुत खुश हुआ। मैं बता दूं कि मुझे हर रोज खेत में 4 से 5 घंटे काम के लिए जाना पड़ता। अब वो बेचारा पढ़ तो नहीं सकता ना, खेत में जाकर वो खुदाई कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो लक्ष्मीकांत लेके थोड़े ना जाएगा। मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, पर सर आज से इस ऑडियो बुक के साथ मेरी पढ़ाई को एक दिशा मिल गई है। मैं इस बुक को काम करते समय भी यूज करता हूं। सर आपने जो हमारे लिए बड़े फेलियर के बावजूद भी इतना काम किया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यही एक मकसद है, ये निःशुल्क है। ये बेचारा बच्चा 4 से 5 घंटे अगर मैं इसके बचा लिए, और ये अगर पूरा रिवीजन करता हूं, और बहुत से प्रोग्राम अभी लेकर आ रहा हूं, इसमें प्री स्पेशल लेकर आ रहा हूं, मेंस स्पेशल लेकर आ रहा हूं, और अगर ये चीजें आपकी मिलती हैं
तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। आपका समय बचेगा, यात्रा करेंगे, किचन में काम कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी एक स्टूडेंट जो उन्होंने वेस्ट बंगाल से मैसेज किया कि पढ़ ही नहीं पाते थे, इतने पैसे नहीं थे, बच्चों को संभालना, घर के काम करना, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन इस ऑडियो बुक की वजह से हमारी पढ़ाई में बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है और अब लग रहा है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो दोस्तों आप लोग भी इसको जो है डाउनलोड करें। अगर मेहनत सफल हो रही है तो ये मैसेज मुझे पहुंचाएं, उस पर जो है वो कमेंट करें कि हाँ सर मजा आ रहा है इसमें। पहले उसको इस्तेमाल कर लें, देखें कि इससे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ रहा, आपका समय बच रहा, आप थके हुए फिर भी आप रिवाइजन कर सकते हैं। और आप सभी के प्यार की वजह से ये इनोवेशन कर पाया, देश की पहली एकेडमी बन पाया जिसने इस इनोवेशन को लागू किया और सभी के लिए निःशुल्क है। जो सर्वर की कॉस्ट है, जो भी आ रहा वो मैं उसको डील कर रहा हूं। बस आप पढ़िए, हिम्मत से लगे रहिए। एक एक प्रश्न पे मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूं। यह सोचिएगा कि एक मेंटर आपका है जो आपकी समस्याओं का कहीं ना कहीं से समाधान निकाल कर लेकर आएगा। तो आप हिम्मत के साथ रहिए, अपने सपनों को मत छोड़िएगा। आपके सपने आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, उसके लिए लड़ जाइए, जितना भी लड़ना है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस बैच को मत छोड़िएगा, जितने भी सोच लोग हैं। और अगर उन्हें लग रहा है कि एनसीईआरटी बहुत हल्की चीज है तो ये वजन एक बार देख लीजिएगा, इसको इंटू 5 कर लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसको उठाने में कितनी दिक्कत होगी। एक बार इसको पढ़ना, फिर इसके नोट्स बनाना, फिर इसको याद करना, ये पंचवर्षीय योजना जैसा हो जाएगा। तो क्या वाकई में आप इतनी छोटी सी राशि के लिए आप 2 साल 3 साल लगाने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो फिर कोई बात नहीं, आपको मैं नहीं समझा सकता। लेकिन अगर लग रहा है कि मेरा काम कम समय में 40 से 45 दिन के अंदर हो जाएगा और ये मेरा सरदर्द हमेशा लिए खत्म हो जाएगा, मुझे नोट्स बनाने की एक नई मेथड पता चल जाएगी, LWMI। दूसरा, मुझे करंट अफेयर्स के साथ हाईली में अपडेट रहूंगा, हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर जोड़ा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, बिटवीन द लाइन मेरी पकड़ में आ जाएगा, ये सबसे बड़ा क्रक्स है। यानी हर पॉइंट के मैं अप्लाइड पार्ट के साथ जाकर जोड़ पाऊंगा, करंट अफेयर से जोड़ पाऊंगा। ये सब कुछ अवेलेबल हो रहा है। तो कोशिश करिए, आज आप अपने एडमिशन को फाइनलाइज कर दीजिए। फिर आज भी मेरे पास रिकॉर्ड है कि 200 एडमिशन के बाद मैं फीस को यहां पर बढ़ा दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी। उसके बाद किसी का मैसेज या कॉल नहीं आनी चाहिए कि मैंने पुरानी वीडियो देखी थी और उसमें फीस ये दी जा रही थी। ये आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको समझे कि उसको आपको कैसे लेकर जाना है। लिंक आपको दी है, आप काउंसलर से बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज यहां से आपको देखने को मिलेगा। और ईडब्ल्यूएस के साथ जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं कॉन्सेप्टर में, वो सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा उनके अंदर चेंज आ रहा है। तो उसका एक पार्ट बने। कॉन्सेप्टर बैच जो मेरा 2 साल का बैच है, जिसपे मैं बहुत ज्यादा काम करता हूं, तो डेफिनेटली आप लोग इसके साथ जुड़े रहिए। और आज ही अगर ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो इसको करिए। कोई भी सुझाव दीजिए, क्योंकि इनोवेशन है, समय लगता है, उसमें करेक्शंस होती हैं। सरकार की इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी अरबों खरबों रुपए आपने जब वो ऐप लॉन्च करती है, आरोग्य सेतु से लेकर कोई भी, अभी आपने देखा कोविन ऐप लॉन्च की, बैठ गई, ओटीपी गलत चले गए। तो ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी में हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती। फिर शिकायतें आई, मीडिया में बात गई, तुरंत उन्होंने करेक्शन किया। तो सुधार की गुंजाइश, कोई चीज एब्सोल्यूट है तो वो मृत्यु है। अगर इस संसार में कुछ अगर एब्सोल्यूट है तो वो मृत्यु है। और कोई चीज एब्सोल्यूट कहां है? कोई चीज जो है वो अंतिम सत्य का, मृत्यु ही अंतिम सत्य। जो पैदा हुआ उसको जाना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता। तो हम तो यहां एक ऐसी बात करें जहां हमें लगातार, चाहे आपका करियर हो चाहे ये चीज, हमें लगातार सुधार करना है। सपोर्ट करेंगे। मेरे ही स्टूडेंट के पीछे कारण की वजह से मैंने इसको लॉन्च किया। उनकी पढ़ाई में बर्बादी हो रही थी, इस वजह से मैंने इसको लॉन्च किया। तो ये आपकी मोहब्बत है और कुछ नहीं है। ओजांग तो सिर्फ आपकी मोहब्बत खाता है, आपकी मोहब्बत से ही जिंदा रहता है, उसी पे चलता है। तो ताकत से पढ़ाई करिए। चलिए, अभी हम लोग जो है वो, अभी मेरी एनसीईआरटी की क्लास है इकोनॉमी की, मैं वहां पे चलता हूं, वहां मिलता हूं सभी बच्चों के साथ। उम्मीद है कि आज आपको प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा मुझे, ठीक है। किसी की आलोचना करने से संसार में कुछ नहीं होता है, उसको प्रोत्साहित करिए क्योंकि वो आपके लिए काम कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों। और अपने दोस्तों को ये आज जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सैकड़ों की संख्या मेरे पास मैसेज है, नहीं पढ़े या पुरानी पढ़े, नहीं पढ़े या पुरानी पढ़े। जवाब दे भी दें तो उसका मन स्वीकार नहीं करता, क्योंकि लॉजिक नहीं है उसके पास कि नई क्यों पढ़े या पुरानी क्यों पढ़े। आज आपको लॉजिक मिल गया। अगर लॉजिक मिल गया तो मुझे जरूर बताएं। कौन सा ऐप है? ओजांक ऑडियो ऐप। ओजांक ऑडियो ऐप को आप डाउनलोड करें, प्ले स्टोर पे जाए, ओजांक ऑडियो ऐप डालेंगे, वहां आपको मेरा ऑडियो ऐप मिल जाएगा। आज से आप स्पॉटिफाई नहीं सुनेंगे, आप जो है वो, अगर टाइम नहीं है तो, या जो गाने वाले ऐप हैं वो नहीं सुनेंगे। आज से आप सुनेंगे ऑडियो ऐप। आपकी पढ़ाई हर समय होनी चाहिए, फ्री है, सभी के लिए निःशुल्क है। और वहां नीचे जाएंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको इसमें क्या क्या चीजें उपलब्ध है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। पॉलिटी है, देखो भाई, क्यों नहीं है पॉलिटी? आप ऊपर जाओगे पॉलिटी मिल जाएगी। और अभी पॉलिटी के आज मैं कुछ और क्वेश्चन अपडेट करने जा रहा हूं। ये तो रोज अपडेट होगा, रोज अपडेट होगा। कल किसी बच्चे ने कहा कि सर इसमें मैगजीन करंट अफेयर्स की डालिए, डालूंगा। ओजांग को आप कहो, लेकिन अकेला योद्धा हूं, आगे इसको शेयर करना आपका काम है। ओजांग लड़ रहा है, लड़ेगा। प्री भी लॉन्च करूंगा, अभी आप देखिए, प्री के इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो भी लॉन्च करूंगा। प्यार तो आपका मिले मुझे, क्योंकि मुझे भी डर था कि पता नहीं है, मैं लगातार 2.5 साल से फेल हो रहा था। देखो, इस बच्चे ने लिखा
कि सर आप लगातार फेल होते रहे, कोविड हो गया, लॉन्च करने वाला था, मुझे कोविड हो गया, उसके बावजूद भी इतनी बीमारी, इतनी कमजोरी में भी आप उठे और काम करते रहे, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो फेलियर, अब हम जीत रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, तो मैं इसमें नई नई चीजें लेकर आपके लिए लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।